वेलकम हशमत गुरुजी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने शुरू जा रहे हैं। जो हमारे 50 क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन के बीच होंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते हैं और जो ईबीएस से, साइंस है, ज्योग्राफी से रिलेटिव होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती है? 1 से 2, 3 से 4, 9 से 10 या 4 से 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 4 से 5। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या भार व ऊर्जा के आधार पर क्रम अनुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कौन सी होगी? आपको बता दें कि जब हमारे जीवों को ऊर्जा भार के रूप में दिखाया जाता है तो वो मुख्यतः पिरामिड के रूप में दिखाई जाती है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी वो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड पूछेगा तो हमेशा वो सीधा ही होगा, यानी ऑप्शन होगा ए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? आपके इसमें दो तरह के वर्ड है, उपभोक्ता और एक उत्पादक। तो उत्पादक क्या होते हैं? जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं, और जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। तो शाकाहारी जीव जो है उत्पादक तो हो नहीं सकते। तो प्रथम भोक्ता होंगे, द्वितीय होंगे या तृतीय होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो है प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। एक घास स्थल में संख्या पिरामिड कैसा होता है? तो याद रखिएगा कि जब भी वो संख्या पिरामिड पूछा जाए, बस खाली महासागर वगैरह को ना पूछे, तो वहां पर वो सीधा ही होगा, ऑप्शन होगा ए, यानी सीधा। जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है? तो अभी मैंने जैसे बता रहा था कि जब भी जैव भार का उल्टा पिरामिड पूछेगा तो वो महासागर से रिलेटिव होगा, ऑप्शन होगा बी, यानी महासागर। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर हैं, सर्वाधिक ऊर्जा किस में होगी? तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा किस में होगी तो वह है आपका पादप। इसका एक मैटर भी समझिएगा कि सोचिएगा कि पादप ने अपना भोजन बनाया हुआ, तो उसके अंदर जो ऊर्जा होगी तो 100% होगी। अब उस 100% को वो हिरण खाएगा, तो याद रखिएगा कि आपके ईवीएस के अकॉर्डिंग जब उसकी ऊर्जा दूसरे में जाती है तो वो उसका केवल 10% ही यूज़ कर पाता है। यानी जैसे हम तुम खाना खाते हैं तो हम सिर्फ खाने में से 10% ही उसकी एनर्जी लेते हैं, बाकी एनर्जी से वेस्ट होती है। तो जो 10% एनर्जी पादप से हिरन लेगा, फिर हिरन से कौन लेगा? शेर लेगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होगी? पादप में होगी, और सबसे कम ऊर्जा किस में होगी? तो शेर में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप, हिरण, भेड़िया तथा शेर में निर्मित खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किस में होगी? तो सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी शेर में होगी। नवा क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण कौन है? तो द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण होता है मेंढक। 10वां क्वेश्चन। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला कहाँ समाप्त होती है? तो याद रखिएगा, प्रत्येक खाद्य श्रृंखला अपघटक पर समाप्त होती है, जब वो कवक, विषाणु, सवाल उसको खा लेते हैं। तो 11वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा? तो याद रखिएगा, जैव भू रासायनिक चक्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। 12वां क्वेश्चन। जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन होगा पारिस्थितिक अनुक्रमण कहा जाता है, जब वो एक समुदाय से दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो 13वां क्वेश्चन देखते हैं। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन हो जाए? तो याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। तो पेडोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है, तो याद रखिएगा चट्टानों, मृदा, फसलों या जंतुओं का। तो इसमें जो किया जाता है, तो याद रखिएगा मृदा यानी मिट्टी का, सोइल का किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं? तो याद रखिएगा, विभिन्न प्रकार के जो कवक हैं वो आते हैं आपके अपघटक की श्रेणी में आते हैं। जैसा अभी हम बता ही रहे थे कि उसका जो अंतिम स्थान होता है वो अपघटक ही होता है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार का होता है? तो याद रखिएगा, ये जो सामान्यतः प्रकार का होता है तो वो 3 प्रकार के होते हैं। धान की विभिन्न प्रकार की किस्में किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा, धान की जितनी भी किस्में होती हैं तो वो किसका उदाहरण होती हैं? आनुवंशिक का, जाति का, भौगोलिक का, पारिस्थितिक का। तो ये जो उदाहरण होती है आनुवंशिक का उदाहरण होती है। कहते हैं ना कि ये धान उस किस्म का है, उस किस्म का है, तो वो एक आनुवंशिकता को दर्शाता है। सर्वा क्वेश्चन देखते हैं। तो सर्वाधिक जाति जगत विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जाति जगत विविधता जो पाई जाती है, तो याद रखिएगा विषुवत रेखीय सदाबहार वन में पाई जाती है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे कम जो जैव विविधता पाई जाती है तो वो आपके ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती है। तो दोनों पॉइंट यहीं से क्लियर रखिएगा, सर्वाधिक विविधता आपके विषुवत रेखा पर और सबसे कम ध्रुवीय प्रदेशों में। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो विविधता पाई जाती है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला कौन सा देश है? तो याद रखिएगा, भारत ही वो सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश है। 21वां क्वेश्चन देते हैं। राष्ट्रीय नेशनल पार्क में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है? केवल पौधों की, जंतु की, पौधों जंतु दोनों की, या संपूर्ण इकोसिस्टम के लिए की जाती है? तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन होगा डी, यानी नेशनल पार्क जितने भी होते हैं तो उसमें संपूर्ण परितंत्र के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है।
स्थानीय जीव विविधता को क्या कहा जाता है? तो स्थानीय जीव विविधता को जो कहा जाता है अल्फा एवं जैव विविधता कहा जाता है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, बीटा जैव विविधता किसका उदाहरण है? ये बहुत ही मोस्टली क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा बीटा जो जैव विविधता किसका उदाहरण है वो है भारत में। वैश्विक जैव विविधता को क्या कहा जाता है? तो वैश्विक जैव विविधता को कहा जाता है गामा। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य रेखीय वन किस स्तर की जैव विविधता के उदाहरण है? तो भूमध्य रेखीय जो वन है तो आपके स्थानीय, राष्ट्रीय, महाद्वीप या वैश्विक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वैश्विक जैव विविधता के उदाहरण होते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 50% से अधिक पाया जाता है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में जीव जंतु की ज्ञात जातियों की संख्या लगभग कितनी है? तो याद रखिएगा विश्व में जो जीव जंतु की लगभग ज्ञात उनकी जो जातियां हैं या उनकी जो क्वांटिटी है तो लगभग वो 14 लाख के करीब है। प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो जितने भी प्रचुर हैं तो उनको किस श्रेणी में रखा गया है? मल्टी, सुपर, मेगा या मास में? तो इसका आंसर होगा मेगा में। याद रखिएगा मेगा डाइवर्सिटी में रखा गया है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जीव जाति की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा विश्व में तो 14 लाख है, लेकिन भारत में वो कितनी है? तो भारत में है लगभग 1 लाख। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान में स्थित है ये। 31 का देखते हैं, भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा होता है? तो याद रखिएगा कि इसके लिए जो सर्वाधिक उत्तरदायी कारक होता है तो वो होता है आपका ए, यानी ऑप्शन भौगोलिक दशाएं। 32वां क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता की प्रचुर तथा क्षेत्र विशेष जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहा जाता है? शीत कहा जाता है, तप्त कहा जाता है, हरित कहा जाता है या लाल कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तप्त स्थल कहा जाता है। 33वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट कौन सा है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी तट या पश्चिमी तट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। याद रखिएगा मोस्टली क्वेश्चन है। सर्वाधिक हॉट स्पॉट किस महाद्वीप में चिन्हित किए गए हैं? तो सबसे ज़्यादा जो हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं तो दक्षिण अमेरिका में ये चिन्हित किए गए हैं। 35वां क्वेश्चन देखते हैं, किसी महाद्वीप में एक भी हॉट स्पॉट नहीं है? तो याद रखिएगा यूरोप में एक भी हॉट स्पॉट नहीं है। पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों को मंडल क्या कहलाता है? तो ये जो मंडल कहलाता है तो जीव मंडल कहलाता है। नॉर्मली क्वेश्चन है। 37वां क्वेश्चन देखते हैं, जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? बहुत बार एग्जाम में ये पुटअप क्वेश्चन हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक कहा जाता है, जब जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध किया जाता है। IUCN किस क्षेत्र में संलग्न संगठन है? तो याद रखिएगा IUCN जो है आपके जीव संरक्षण क्षेत्र में जो है संलग्न संगठन है। 39वां क्वेश्चन देखते हैं, डायनासोर किस जाति का उदाहरण है? तो डायनासोर याद रखिएगा आपके विलुप्त जाति का उदाहरण है। भारत की संकटग्रस्त पादप जाति का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत की जो संकटग्रस्त पादप जाति का जो उदाहरण है वो है रोहिड़ा। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम किसका स्रोत होता है? तो पेट्रोलियम याद रखिएगा अनवीकरणीय का स्रोत होता है, यानी नॉन रेन्यूएबल। 42वां क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट इंडियन वस्टर्ड क्या है? तो ग्रेट इंडियन वस्टर्ड क्या है? बहुत मोस्टली क्वेश्चन है, विलुप्त जाति है, दुर्लभ है, संकटग्रस्त है या सुभेद है? तो इसका आंसर होगा संकटग्रस्त जाति को ही ग्रेट इंडियन वस्टर्ड कहा जाता है। 43वां क्वेश्चन देखते हैं, निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को क्या कहा जाता है? दुर्बल कहा जाता है, भयग्रस्त कहा जाता है, सुभेद या विलुप्त कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसको कहा जाता है सुबुधय। स्वास्थ्य ने संरक्षण किसका उदाहरण है? तो स्वास्थ्य ने जो उदाहरण है वो टाइगर प्रोजेक्ट का उदाहरण है। 45वां क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति से क्या होता है? तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसकी याद रखिएगा पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने में ये सहायता करती है। तो याद रखिएगा कि आपकी जो पराबैंगनी किरणें हैं तो उनको वो वहाँ पर रोक लेती है ओजोन परत। और आपकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DT क्या होती है? तो याद रखिएगा DT क्या होती है? तो एक जो है गैर जैविक अपघटनीय प्रदूषक है। 47वां देखते हैं, बहिर स्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? तो बहिर स्थानीय जो उदाहरण है याद रखिएगा जंतु आल्य का उदाहरण है। गिर क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, जीव मंडल है, अभयारण्य है, टाइगर प्रोजेक्ट है? तो याद रखिएगा गिर जो है राष्ट्रीय उद्यान है। 49वां क्वेश्चन देखते हैं, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित है? तो घड़ियाल जो प्रोजेक्ट है वो चंबल नदी पर स्थापित है। 50वां क्वेश्चन देखते हैं, मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा मानवीय जो से पूर्ण है वो राष्ट्रीय पार्क है।